हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2022 इसमें टोटल 40 शिफ्ट्स में पेपर को कवर किया गया था और जो एग्जाम डेट था वो आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के और 13 दिसंबर 2022 तक ही था। ये 22 होगा, नॉट 23 बाई मिस्टेक टाइप हो गया है। ठीक है, तो टोटल 40 शिफ्टों में पेपर लिया गया था और इसमें ज्योमेट्री के आई थिंक 150 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और चूंकि इतने क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व कर पाना मुश्किल काम है, तो ये आप समझ लो कि ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 ही है। ठीक है, ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 है। इसमें हो सकता है मैं 20 to 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, और फिर बाकी इसको 2-3 मतलब अलग अलग हो सकता है कि 4 सेट भी इसका बन जाए, फिर ज्योमेट्री को मैं कवर करूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि जो डिमांड है वो अभी मैंने देखा कि जो कमेंट बॉक्स है, मैंने पूछा था आपसे पिछली वीडियो में आप लोगों से कि जो भी अगला चैप्टर आपको सॉल्व करवाना हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ज्यादातर लोगों ने पहले ज्योमेट्री लिखा, ठीक है, या फिर एडवांस लिखा, इसलिए मैंने ज्योमेट्री को कवर कर लिया। लेकिन अभी मैंने देखा ये वीडियो बनाने से पहले कि बहुत लोगों का अरिथमेटिक में है कि प्रॉफिट एंड लॉस कराइए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को पहले कराइए। ठीक है, या फिर काफी लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी करने की सलाह दी। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि इसके साथ साथ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को भी करना चाहिए, क्योंकि आगे एसएससी जीडी का पेपर है काफी नजदीक। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अरिथमेटिक को जल्दी खत्म करना होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि ज्योमेट्री का चलता रहे और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में 70 to 80 क्वेश्चन है जो 2 पार्ट में कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है आप जरूर से कमेंट करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्री का 2 पार्ट बनाऊं, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2 पार्ट बना के खत्म कर दूं, फिर ज्योमेट्री के बाकी के 1-2 पार्ट में उसको कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बस बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारा YouTube चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर भी आप सेम नाम से ग्रुप अपना ज्वाइन कर लें, एनके मैथ्स नंदू कुमार। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आपको डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा और जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट है, डाउट पूछना है, तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप एनके मैथ्स नंदू कुमार मेरी आईडी सर्च कीजिए और वहां पर डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन के या फिर फोटो के फॉर्मेट में आप उसको भेज दीजिए। ठीक है, जैसे आप भेजोगे मैं कोशिश करता हूं तुरंत ही उसका आंसर कर दूं, या फिर जब भी मैं उसको देखता हूं मैं आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो जरूर से अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप जो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे वहां भी भेज सकते हैं, वहां भी लोग आंसर करते हैं। ठीक है, पर्सनली मुझसे पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे उसको फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक एक्स्ट्रा में आ गया है, इसको नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास फिगर है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बताना है आपको। देखो ये पहले भी मैंने शिफ्ट वाइज में कवर किया है इस क्वेश्चन को। आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि जब भी ऐसा केस बनता है, मान लो ये a है, ये b है और ये c है और ये d है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, मान लो अगर मैं इसको x नाम दूं और इसको मैं a और इसको b बोलूं, तो जो एक्सटर्नल एंगल x होता है वो ये जो इंटरनल एंगल्स दोनों हैं a प्लस b, इसके बराबर होता है, इसके सम के बराबर होता है। यहां से आप इसमें देखो कि ये जो 120 है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, मान लो एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया ऐसे, ये जो त्रिभुज है अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें ये पूरा कोण और इसका, इन तीनों का जो सम होगा वो 120 के बराबर होगा। ये x है, ये y है और ये z है, तो यहां से आप डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस जेड लिख दोगे कि ये 120 हो गया बस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको बोल रहा है इन द फिगर ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 7 है, यानी कि जो ए बी है ये भी 7 है, ए डी भी 7 है, ए सी और ए ई भी सेम है, ए सी जो है और ए ई ये भी दोनों सेम है। मान लो ये x है तो ये भी x है, इसके कहने का मतलब ये हुआ बी सी 11 है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि ई डी बताओ, सीधी सी बात है कि ये भी 11 हो जाएगा। क्यों 11 हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एक साइड यहां पर सेम है और ये दूसरा साइड सेम है और ये इधर तीसरा साइड भी सेम हो गया, तीनों साइड सेम हो गया, तो ऐसे ही ये एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है।
तो ये आसान क्वेश्चन था, और ऐसे आसान क्वेश्चन अगर आगे देखने को मिलेंगे तो वो जरूर से आपके लिए होमवर्क बन जाएगा, ठीक है। और होमवर्क का हमेशा आप आंसर कैसे करोगे, पहले हैशटैग लगाओगे, फिर एनके मैथ्स लिखोगे साथ में बिना स्पेस दिए, और फिर स्पेस देकर के आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 या 4, फिर अपना यहाँ आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये जो फिगर दिया गया है इसमें ए बी और डी बी सेम है, ए बी और डी बी सेम है, ठीक है, और AC और DC सेम है, AC और DC सेम है। अब ABD आपको दिया है 58 डिग्री, ABD यानी कि ये पूरा एंगल जो है ये 58 डिग्री है। और आपसे कह रहा है कि DBC जो एंगल है, DBC, DB और C यानी कि बस इतना वाला जो एंगल है ये 2x माइनस 4 है। और ACB आपको y प्लस 15 दिया है, ACB दिस वन इज y प्लस 15 and DCB is given at 63, DCB this one is DCB, this is 63। अच्छा, अब क्या रहा है 2x प्लस 5y की वैल्यू बता दो। एक बात तो आप समझ गए होंगे फिगर देख के कि जब ये साइड इसके बराबर है और ये दोनों साइड इसके बराबर है, और ये तीसरा साइड तो कॉमन साइड ही है, BC तो इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। आई मीन टू से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BD एंड C। ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी इनका सेम बनेगा, यानी y प्लस 15 जो है वो 63 डिग्री के बराबर होगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 63 माइनस 15। तो 13 में से 5 माइनस करोगे 8, और ये बच गया 5 में से 1 गया तो 48, तो ये बन गया। फिर यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो चूंकि ये BC एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, इसीलिए ये जो वैल्यू बच रहा है आपका 2x माइनस 4 ये 29 डिग्री के बराबर आएगा, 58 का हाफ हो जाएगा। और यहां से x की जो वैल्यू होगी वो 33/2 होगा, ठीक है, 9 4 13 33/2। अब आपसे पूछ रहा था कि 2x प्लस वाई की वैल्यू बता दो, 2x प्लस 5y, तो 2x कितना हो गया 33, क्योंकि ये 2 तो कट जाएगा, और 5y तो 5y की जगह पर 48, तो 8 5 40 और 3 43, लास्ट में 3 आएगा जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ ट्रायंगल ABC इज similar to triangle FDE such that AB equal to 9, AC equal to 11, DF equal to 16 and DE equal to 12, then the length of BC। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FDE के, तो इसका मतलब सिमिलरिटी का यहाँ पर फॉलो करेगा रूल। अगर सिमिलरिटी का रूल फॉलो करेगा तो जो इसकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप लिखोगे कि AB डिवाइडेड बाई FD, और फिर ये हो गया BC डिवाइडेड बाई DE, ऐसे लिखोगे। और भी आगे एक आप साइड लिख सकते हो AC बाई FE, उसकी जरूरत नहीं है, इसी में वैल्यू पुट कर लो। AB आपको दिया था 9, तो ये 9 हो गया। DF कितना है 16, तो ये 16 हो गया, और BC निकालना ही है। और DE कितना है, DE है 12, तो यहाँ 12 रख दो। अब ये आ जाएगा 4 चौके 16 और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 3 27/4, यानी कि 4 छक्के 24 और 3 27/4। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अपने चैनल पे और भी कई सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपने अगर इन सबको नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इसमें से जो मेरे लिए रिकमेंडेड है वो आप ये देख लीजिए, ICAR का टेक्नीशियन वाला, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन के लेवल थे वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट ऑफ फेज 10 देख लीजिए। ये जो ई बुक 2.0 का मैंने सोल्यूशन किया है ये देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी 2018 से लेकर के और 22 तक पेपर हुए हैं उनका चैप्टर वाइज सोल्यूशन इसमें किया गया है। और बाकी ये सीपीयू का सोल्यूशन है, और CGL टायर 1 तो चल ही रहा है। ये CHSL टायर 1 है, आप देख सकते हैं इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण B और कोण C का आंतरिक समद्विभाजक जो है वो 105 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तो A का मान क्या है। ये देखो मैं आपसे ही पूछूंगा, बस इसमें मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आपको बताना है। ये A B और C हो गया। आपसे ये कह रहा है कि B का एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये, और C का एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये वाला, ये यहां पर आकर मिल रहे हैं मान लो, और जहां मिल रहे हैं वहां 105 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे A का मान पूछ रहा है, चलो मैं ही बता देता हूं इसको, आपसे दूसरा पूछ लूंगा। आपको ऐसे कंडीशन में पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो ये I बन गया, और इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 और प्लस A/2। तो ये किसके बराबर है, ये 105 के बराबर है। यहां से आप अगर निकालोगे तो ये चीज इधर आएगा आपका, तो 90 इसमें से जैसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, 10 और
5 15 तो ए का मान आ जाएगा 15 का डबल 30, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू BC, PQ एंड आर द मिड पॉइंट्स of the sides AB, BC and AC respectively if PR is equal to 5 then QR is equal to what। तो एक ट्रायंगल पहले मैं बनाता हूं, ठीक है। तो ये मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया जो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा सबको वो। ठीक है, मान लो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया और इसमें इसका नामकरण कर देते हैं अपने शुभ हाथों से ए, बी और सी। और पी क्यू आर जो है वो ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट है। ए बी का है मिड पॉइंट पी, बी सी का है क्यू और ए सी का क्या है मिड पॉइंट आर। ठीक है, अब आपको पी आर दिया है, यानी कि ये अगर मैं मिला दूं तो पी आर की लेंथ 5 है और आपसे क्यू आर पूछ रहा है कि क्यू आर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पॉइंट पी और आर और क्यू ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 5 है तो ये पूरा कितना बन जाएगा 10, और चूंकि ये मिड पॉइंट है क्यू तो ये दोनों भी 5 5 होंगे। ठीक है, और आपसे अच्छा हमसे पूछा है क्यू आर। बेसिकली अगर क्यू आर भी पूछ रहा है तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन गया, एक आपके पास समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस बन गया। तो इसमें सभी साइड 5 5 ही होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर बनने वाला है दोस्तों वो 5 यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, 7 में कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है और इनकी एरिया का रेशियो दिया गया है और साइड आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया अब आपको होमवर्क, क्योंकि ऐसा बहुत बार क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, और बहुत बार आपको करा भी दिया है। वैसे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जा करके शिफ्ट वाइज जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है। आंसर कैसे करोगे आप, वैसे ही हैशटैग फिर एनके मैथ्स लिखोगे और फिर स्पेस दोगे यहां पर, और स्पेस देने के बाद आप लिखोगे HW और फिर क्वेश्चन नंबर 7 और यहां पे अपना आंसर कर दोगे ABC। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर करना है और ये जरूर करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इजी है तो मैं नहीं करूं, मुश्किल भी है तो करना है आपको, इजी है तो भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर X एंड Y रेस्पेक्टिवली, और ये दिया है तो ये बताना है। चलो मान लो मैंने एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल का जो नाम है वो फिर से वही नाम है ABC। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि AB और AC के जो मिड पॉइंट्स हैं वो X और Y हैं। AB का मिड पॉइंट X और AC का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, Y है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि BC और प्लस XY 24 है। चलो इसको मिला देते हैं। BC और प्लस XY कितना है 24, तो BC माइनस XY आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब अभी मैंने पीछे के एक क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया लेट से ABC और ये मिड पॉइंट इसका D हो गया और इसका मिड पॉइंट E हो गया। तो DE जो बनेगा दोस्तों, DE ये होता है BC का आधा, या आप कह लो कि जो BC बनेगा वो डबल होगा DE का। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, जिसमें D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ DE जो है ये पैरेलल होता है BC के। इस केस में ये मिड पॉइंट थ्योरम है, आपको याद रखना चाहिए। और यहीं पर आप इसमें देखोगे कि X और Y भी मिड पॉइंट है, तो अगर X और Y मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हो कि BC जो है वो XY का डबल होगा। BC को आप ये बोल सकते हो कि ये 2XY हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ये चीज जो हमें दे रखा है BC और प्लस XY ये किसके बराबर है दोस्तों, 24 के। तो अगर मैं BC के जगह पर 2XY पुट कर दूं और ये XY ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा 24, तो ये 3XY की वैल्यू 24 है, तो केवल XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और अगर ये वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू 16 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये कह रहा है कि यदि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है और ये आपको दे रखा है तो FE की लंबाई, देखो सिमिलरिटी में डायरेक्ट आप ऐसे ही लगा लो कि AB अपॉन DE। ठीक है, सिमिलरिटी का जो रूल है, साइड जो है प्रोपोर्शन होते हैं। फिर BC बाई EF, BC दिस वन इज BC बाई EF, और इज इक्वल टू लास्ट में आप लिखोगे AC बाई DF, और इसमें जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू निकाल लो। हमें EF बताना है तो ये वाला तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में जो वैल्यू दिया है वो AB और DE का, तो ये वाला भी ले लेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें वैल्यू पुट कर लो
ए बी कितना है दोस्तों, आ, देखो 2AB जो है वो DE के बराबर है, तो क्यों ना हम DE के जगह पर 2AB पुट कर दें। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस AB को ऐसे ही रहने दो और DE के जगह पर आप 2AB पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। BC के जगह पर 8 दे रखा है और EF हमें फाइंड आउट ही करना है। AB से AB कट जाएगा तो x की वैल्यू 8 का डबल 16 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड में एक्स ओ है मीडियन और एक्स ओ की वैल्यू भी दे रखी है और ये एंगल दिया है, ये बताना है। डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है दोस्तों। डायग्राम में आपको ये कह रहा है कि एक्स ओ जो है वो मीडियन है, तो ये ओ बना दिया मैंने, एक्स ओ मीडियन हो गया। मीडियन का मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम हो गया, ओ जेड और वाई ओ सेम हो गया। और आपको ये वाई जेड का आधा दिया है, एक्स ओ जो है वो वाई जेड का आधा भी है। ठीक है, इसका मतलब कि ये x है और ये x है, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि पूरा y z 2x हो गया तो उसका आधा xo बनेगा, यानी कि वो x बनेगा। अब आपको एंगल y xo दे रखा है 30 डिग्री। देखो y x और o, यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 30 डिग्री, और एक्स वाई जेड आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड यानी कि ये एंगल बता दो कितना होगा। ठीक है, अब बताओ, ये बात तो आप साफ सुथरे शब्दों में समझ गए होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं, जैसे ये दो साइड सेम है, तो इनके सामने के जो एंगल बनते हैं वो भी सेम बनते हैं। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब यहां पर आप इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो ट्रायंगल मैं ग्रीन से बना रहा हूं, इसमें आप देखो, इसमें ये दो साइड सेम है, तो इनके सामने के यानी कि इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल सेम होगा। तो ये अगर 30 है तो यहां भी 30 ही आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में एल और एम पैरेलल हैं, तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों का मान यानी कि ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझ लो दोस्तों, ऐसे केस में ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये 110 है तो ये भी 110 बनेगा, ये बात तो क्लियर है। संगत कोण से सीधी सी बात है। ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, आ, और ये एंगल 110 है तो ये भी 110 हो गया। ठीक है, अब ये अगर 110 होगा तो ए कितना होगा, आप बताओ सीधी भाषा में। आप बोलोगे कि एक सीधी लाइन पे 180 का कोण बनता है, अगर ये 110 है तो ये 70 होगा और ये 70 है दोस्तों, तो ए के हिसाब से 70 के देखोगे तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी को अगर निकालना हो तो ये चूंकि एक ही साइड का कोण है, नहीं ये दोनों पैरेलल में एक साइड का कोण नहीं है, तो फिर आपको 180 में से माइनस करना पड़ जाएगा डायरेक्ट। या बी को आप बोल सकते हो कि ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये 40 और प्लस 70 के बराबर होगा, तो 40 प्लस 70 करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, जिसकी आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समांतर खींची गई रेखा है जो दो भुजाओं को ए और बी पर काटती है। पी क्यू की लंबाई 6 है, क्यू आर की लंबाई भी है, क्यू ए की लंबाई भी है और ए बी बतानी है कितनी है। तो पहले सीधी भाषा में मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, यानी कि ट्रेंगल। तो यहां पर मैंने वो ड्रॉ कर दिया ट्रेंगल। सॉरी, थोड़ा सा, एक मिनट, इसको बस मैं साइड में ले जाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा बस इधर की स्पेस बन जाए। अब देखो इसका जो नाम है वो पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें आपको और भी चीजें दे रखी हैं कि ए बी जो है वो क्यू आर के समानांतर एक रेखा है, तो ए बी मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ए बी और ये क्यू आर के पैरेलल है, तो ये हो गया अपने पास ए और ये हो गया बी। जो पी क्यू और देखो ए बी क्यू आर के समांतर है, जो भुजाओं को ए और बी पर काटती है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया ए बी और क्यू आर। अब कह रहा है कि पी क्यू है 6, पी क्यू पूरा 6 है, क्यू आर जो है वो 8 है, क्यू आर 8 है। ठीक है, और क्यू ए 3 है, क्यू ए कितना है दोस्तों 3 है, और पूरा पी क्यू चूंकि 6 था ये 3 हो गया, तो ये भी कितना बन गया 3। अब आपसे ए बी की लंबाई पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई कितनी होगी। अब ये बताओ, ये कोई भी बंदा बता देगा देखते देखते बिल्कुल इजिली। कैसे, क्योंकि यहां पर भी एंगल, वो जो मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बताया था कि ये वाली साइड इसकी हाफ होती है, वो डायरेक्ट लग रहा है, तो 8 का आधा 4 यहां पे लग जाएगा। अब देखो वो कैसे लग रहा है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये पूरा साइड 6 है और ये उसका आधा है 3, तो 6 का आधा अगर ये 3 है, यानी कि ये हाफ हो रहा है, तो ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा। सीधी सी बात है, ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखो एंगल पी, देखो ट्रायंगल ए बी और P और ट्रेंगल पी क्यू आर की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि इसमें
एक साइड ए बी और क्यू आर ये तो समांतर ही है, और एक कोण पी जो है वो दोनों में ही सेम है, और ये समांतर होने के कारण ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, यानी तीनों कोण सेम है, तो ये क्या हो गया आपका सिमिलर। और फिर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इजिली एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम इजिली लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड भी इसका हाफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात कर दूं, तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी और ये कॉन्ग्रुएंट है, बीसी 6 है और ए 75 है, तो कौन सा इसमें से सत्य होगा। देखो अगर BC 6 है दोस्तों तो QR भी 6 होगा, ये बात तो क्लियर है। क्यों 6 होगा, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो BC जितना होगा उतना ही QR आएगा। अब पहले आप देखो QR 6 किसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो क्लियर ही है कि 13 में ये नहीं होने वाला है। बाकी सब में QR 6 है। अब एंगल चेक कर लो, इसमें एंगल A को 75 दिया है, अगर एंगल A को 75 यहां पर दिया है तो इसमें देखो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर A किसके लिए संगत होगा, A जो है वो पहला वाला है, तो इसमें पहला वाला P है, यानी कि एंगल P जो है वो भी 75 होगा, और वो किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, 8 बजे सुबह से 8:45 के बीच में उसके द्वारा घूमे गए पृष्ठ का क्षेत्रफल बता देना है। आपको पता है कि घड़ी ऐसी होती है, बताना नहीं पड़ेगा कि वो घड़ी कैसी होती है। ठीक है, ये इसका जो मिनट का सुई है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो बेसिकली अब ये एक सेक्टर बन गया, और सेक्टर का एरिया होता है थीटा बटा 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर। थीटा मीन्स एंगल, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर देखो 8 से 8:45, यानी 45 मिनट का टाइम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का, तो टोटल 45 मिनट में कितना बनेगा, थीटा की जगह पर आप रख दोगे 45 गुना 6 और नीचे आ गया 360, पाई के जगह पर 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब इससे तो आप काट लोगे, 45 से मत काटो आप, चलो इसी से काट लो, ये 4 से कट जाएगा ना, 40 से ही काट देते हैं 9 बार में, और 9 पंचे 45, तो 6 पचे 30। ठीक है, और 22 तिया 66, नीचे 7 आएगा और 66 भी होगा, तो ऑप्शन बी जो है 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी ये सही आंसर है। ठीक है, अभी मैं बढ़ जाता हूं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, अब ये बताना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फिर से देखो, अब घंटे की सुई का क्या रोल है दोस्तों, जैसे मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, वैसे ही घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना कोण बनाती है आपको पता रहना चाहिए। देखो घंटे वाले सुई की मैं बात करूं तो 1 घंटे में वो बस 30 डिग्री ही कवर कर पाती है, 1 घंटे में कितना कोण बना पाती है, 30 डिग्री। ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो जैसे 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अगर आप ऐसे बात करो कि ये घड़ी है, मान लो ये 12 है और यहां पर 1 है, तो बीच में ये कितना मिनट बचता है पूरा पूरा, तो आप बोलोगे दोस्तों बीच में ये टोटल, या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे समझ लो कि पूरे एक राउंड में 12 घंटे होता है, और 12 घंटे में कोण कितना बनता है एक राउंड में, 360 डिग्री, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो हर एक घंटे में 30 डिग्री बनेगा। और ये 4 घंटे की बात है, तो 4 घंटे में 120 डिग्री बन जाएगा, ये थीटा हो गया। फिर आप एरिया वैसे ही निकालो, थीटा बटा 360 यानी कि 120 और बटा 360, और फिर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पर 22/7 और आर स्क्वायर की जगह पर 6 का स्क्वायर 36, यही होगा। अब 36 से ये 36 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसको अब डिवाइड कर लेना है। अच्छा मान लो 22/7 की जगह पर अगर मैं 3.14 लिख लेता, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लेता, 12 चौके 48 के 8, 12 एकम 12 और 4 16, और फिर 12 तिया 36 और 1 37, तो ये 37.68 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी के काफी करीब है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि घंटे की सुई की लंबाई जो है वो 6 इंच है, और आपसे कह रहा है कि 9 PM से लेकर के 3 AM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी। देखो जो दूरी होता है दोस्तों, डिस्टेंस जो है वो ये वाला लाइन होता है, जिसको आप चाप की लंबाई बोलते हो। ठीक है, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क, और ये निकलता कैसे है, ये निकलता है थीटा बाई 360 और इंटू 2 पाई आर से। बस इसमें वैल्यू पुट कर लो आप, तो थीटा की जगह पर क्या रखोगे, देखो फिर से आप ये चेक करोगे, थीटा का मतलब कितना कोण बना, तो 9 बजे से 3 बजे सुबह तक, आप देखो 9 बजे से 3 बजे सुबह तक कितना टाइम हो गया दोस्तों, कितना घंटा हो गया, तो आप बोलोगे 9 3 12, या फिर 9 से 9 आप जोड़ लो सीधे सीधे 12 घंटे, और उसमें से आप 6 घंटे माइनस कर लो, तो ये 6 घंटे आएगा।
तो 6 घंटे में कोण कितना बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में जब 30 डिग्री तो 6 घंटे में 180 डिग्री और बटा ये 360, पाई ऐसे ही रह जाएगा, 2 भी ऐसे रह जाएगा, आर की जगह पर 6 हो जाएगा, इससे ये 2 बार में और 2 से ये 2 कट गया, तो 6 पाई यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक घड़ी 2 सेंटीमीटर लंबी, मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये मैं फिर से आपके लिए दे देता हूं होमवर्क। और होमवर्क आपका आंसर करने का तरीका वही होना चाहिए कि हैशटैग और एनके मैथ्स एक साथ लिखा होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद स्पेस देके आप क्वेश्चन नंबर लिख के और आंसर अपना भेजना, और ये जरूर करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी बीई सीएफ ए बी और सी शीर्षों से माध्यिकाएं हैं और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। देखो, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक, यानी कि सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड, इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलोगे, या फिर इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर भी इसी को बोलते हैं। तो केंद्रक यहां पे सही आंसर है सेंट्रोइड। बाकी अंतः केंद्र इन सेंटर हुआ, लंब केंद्र जो है आपको मैं बाकी भी बता देता हूं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर हो गया और अंतः केंद्र जो है ये इन सेंटर हो गया, ठीक है। और माध्यिका केंद्र ऐसा कोई केंद्र होता नहीं है कि उसको मीडियन सेंटर आप बोल दोगे। अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक घोड़ा है जो खेत में चल रहा है, 6 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक पोल से बंधा हुआ है, 70 डिग्री के कोण के साथ चाप बनाते हुए बिंदु ए से बी तक जाता है, तो क्षेत्रफल बताना है। ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, थीटा बाई 360। मान लो ये हो गया पोल जिसमें घोड़ा बंधा हुआ है और ये 6 मीटर लंबी रस्सी, अब ये मान लो पॉइंट ए हो गया और यहां से वो चढ़ के यहां तक जा सकता है बी तक, तो आपको ये एरिया बताना है। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही हो गया थीटा बाई 360 और फिर पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे थीटा की जगह पर 70 डिग्री का कोण है और बटा 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पर 22/7 और आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। देखो 7 से कटने वाला आंसर है, ये बात तो फाइनल ही है। यहां पर 7 नहीं, 7 से नहीं, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो रहा है ना, ये 7 तो गया भाई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो दिक्कत कहां रह गया भाई। देखो एक बात कि ये 22 कट नहीं रहा है तो आंसर तो 22 से कटेगा, ठीक है। और ये 0 इससे गया तो 22 ही आंसर होगा, 19 का बी। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी सी कोण आपको दे रखा है और पी क्यू आर दिया है और ये सब दिया है, तो आपको ए बी सी का मान बताना है। अच्छा, ए बी सी यानी कि ये बी का मान हो गया, ठीक है। फिर आपको दिया है पी क्यू आर यानी कि ये क्यू का मान हो गया। ये बात आप समझ रहे हो ना, पी क्यू आर और ए बी सी, और साथ में आर पी क्यू आपसे दिया गया है कि आर पी और क्यू दिया हुआ है और आपसे एबीसी का मान पूछ रहा है। अच्छा, एबीसी यहां पर नहीं दे रखा, यहां पर दिया हुआ है कि एबीसी का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, इजी ही है। सीधी बात एक आप समझ लो कि जैसे मान लो इसमें बी जो है ये किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, और यहाँ ए बी सी यानी बी वाला मान आपको x प्लस 60 दे रखा है और क्यू वाला मान दे रखा है 85 प्लस 4x। तो आप सीधा सीधा ये बात तो समझ ही गए होए कि एबीसी और पी क्यू आर ये सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। और एबीसी का मान है x और प्लस 60 और पी क्यू आर का मान है आपके पास 85 माइनस 4x। तो ये इधर आएगा तो 5x की वैल्यू 25 होगा, यानी x की वैल्यू 5 होगा। अब एंगल एबीसी आपको बताना है, एबीसी है x और प्लस 60, x की जगह पर 5 रखोगे तो 5 और 60 65, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लो आप, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्ट कोई भी डाउट मेरे पास भेज सकते हो और मैं उसका आंसर कर सकता हूं, वहां पर सॉल्व करके पूरी तरीके से आपको बाय इमेज या जिस तरीके से पॉसिबल होगा उस टाइम पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन में ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये फिर से होमवर्क के लिए चला गया। और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, अगर इसमें से बाई चांस कोई आपसे नहीं बन पाए क्वेश्चन, तो आप जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये लगता है कि हिंदी में आधा अधूरा क्वेश्चन है, मैं आपको इंग्लिश की मदद से बता देता हूं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो है वो दो बिंदुएं हैं,
भुजा ए बी और ए सी पर, और इस प्रकार से दो बिंदुएं हैं कि आगे की हिंदी आप पढ़ लो। अब आगे आगे यानी कि एक त्रिभुज है, तो पहले मैं एक त्रिभुज ही बना देता हूं। मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, और ये कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, ए बी सी। तो ये हो गया आपके पास ए बी और सी, डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर, तो ये डी हो गया और ये ई हो गया। ठीक है, तो इसको भी मिला ही लेता हूं आज के आज। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि डीई पैरेलल बीसी हो गया, डीई पैरेलल बीसी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल दिखा कि आप बात समझ जाइए कि जो ट्रायंगल ए डी ई है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके भाई मेरे, ए बी सी के। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल हो गया अब पैरेलल। ठीक है, पैरेलल बोल रहा हूं सॉरी, सिमिलर हो गया यानी कि समरूप हो गया। अब एडी दे रखा है कि x+3 है, ये x+3 है, और डीबी भी आपको दे रखा है कि डीबी जो है ये 2x और -3 है, और आपको ए x+1 दे रखा है कि ये x+1 है, और EC दे रखा है कि ये है आपके पास 2x और -2। तो आपसे x का मान पूछा है। अब भुजाएं समानुपाती हैं, ये बात तो सही है, तो आप यहां से डायरेक्ट लिख लो कि ये x+3 और बटा ये टोटल कितना हो गया भाई, दोनों को ऐड कर लो तो ये 3x बनेगा जब ऐड करोगे, क्योंकि -3 + 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर लिख लो ये x+1 और बटा ये टोटल, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3x और -1। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो पूरी तरीके से यहां से x का मान। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी क्या फिर, चलो कोई बात नहीं, मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, x को 3x से करोगे तो ये 3x² और x को -1 से करोगे तो माइनस का x, फिर 3 से करोगे तो ये प्लस का 3 या 9x और -3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3x² आ जाएगा, और 3x को जब 1 से करोगे तो 3x ही रह जाएगा। और फिर आप देखो 3x को हमने x से किया तो 3x² और 3x को 1 से कर दिया, यही आएगा। अब इसमें से 3x² से 3x² कट गया, और 9x में से ये एक बार x माइनस करोगे तो 8x, और ये 3 इधर आएगा तो ये 5x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। ठीक है, 3 ऊपर रहेगा 3/5, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है। ये होमवर्क है दोस्त आपके लिए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, आधे पढ़ने के बाद ही समझ आ गया। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पर छूते हैं, तो पहले मैं फिगर ही बना लेता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसा ये कंडीशन दिया है वैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखो ऐसे कंडीशन में आप ये जरूर याद रखो, इसमें ये कह रहा था कि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जो है, यानी कि जो कॉमन टेंजेंट है यहाँ पर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो AB है, और पॉइंट A और B पे टच कर रहा है, और P जो है इस पर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ये जो ट्रायंगल बना है इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि एंगल AP जो B है ये 90 डिग्री होता है, और ये ट्रायंगल जो APB है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। अगर ये बात याद रहे आपको तो बहुत जल्दी बना लोगे आप, नहीं तो इसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीच में, फिर सबको प्लस करके आप और 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, और ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है पूरा प्रोसेस। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ये अगर 90 है और ये 40 दिया हुआ है तो माइनस कर लोगे, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। दोनों का त्रिज्या निकाल के माइनस कर देना है। ये भी होमवर्क हो गया आपके लिए, मुश्किल नहीं है। दोनों का परिधि दिया हुआ है, 2πr की वैल्यू दे रखी है, यहां से r निकालना है और दोनों रेडियस को आपको माइनस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 और 8% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि। फॉर्मूला आपको याद होगा कि a+b और प्लस AB/100 होता है। तो 8 और 5 13, तो 13 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन डी होगा आंसर, सीधे सीधे पता लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या 10 है, AB द्वारा बनाया गया 60 डिग्री का कोण है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। पहले मैं वृत्त ही बना देता हूं एक। ठीक है, ये हो गया वृत्त मान लो। अब इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 10 है और जीवा है इसमें AB, तो चलो मैं एक जीवा बना देता हूं। जीवा यानी कि कॉर्ड, ये हो गया जीवा, और इसमें मैं ये भी यहाँ पर त्रिज्या भी मैंने बना दिया।
ये ए है और ये बी है और ये 10 है और ये भी 10 है। तो ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है 60। तो आपको ए बी की लेंथ बतानी है। आपको पता है कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं दोस्तों, या ये 10 ही होगा, सीधे सीधे परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं है। क्यों 10 होगा? क्योंकि ये बात तो आप फिक्स ऐसे ही समझ सकते हो। देखो, मान लो ये अगर 60 है दोस्तों और ये साइड दोनों सेम है, तो ये दोनों एंगल भी तो सेम होगा। और जब ये 60 आ गया तो ये भी 60-60 ही आएगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये 60 है तो इस दोनों का सम 120 बन गया। फिर हाफ हाफ करोगे तो 60-60 आ जाएगा। तीनों एंगल सेम होने का मतलब ये समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो जब दो साइड 10 है तो तीसरा भी 10 ही होगा। नहीं तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते थे, वो भी मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओ एक वृत्त का केंद्र है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, और ये सारी चीजें दे रखी हैं। देखो, चलो पहले मैं वृत्त बना लेता हूं, फिर से सर्कल बनाता हूं। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि P से खींची गई स्पर्श रेखा। तो चलो स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लो ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया पॉइंट P से, ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इसी डायग्राम की जरूरत होगी इसमें। देखो, पॉइंट P से यहाँ पर टेंजेंट खींचा गया है और O सेंटर है इसका। ठीक है, और कहाँ पे टच करता है सर्कल को? Q पे टच करता है। PQ आपके पास 24 है और आपके पास OQ है 10। OQ ये 10 है और आपसे ये OP पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होने की कंडीशन में ये ट्रिपलेट आपको लग जाएगा। देखो, इसका आधा 5 होता है, इसका आधा 12, तो ये 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट है। इसको बस डबल किया गया है, इसको 10 लिखा है, इसको 24 लिखा है, तो इसको 26 लिख दोगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और मुझे याद है जहां तक, ये शायद पहले दिन ही ऐसा क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट डे यानी कि 1 दिसंबर का शायद क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है और इसका आंसर भी एसएससी ने गलत किया था। अगले में समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, तो इसके परिगत खींची गई वृत्त की त्रिज्या बतानी है, क्या होगी? देखो, अगर ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इसके बाहर बाहर जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस की वैल्यू बतानी है, और ये होता है a/√3। आपको फॉर्मूला याद होगा, a को 12 लिख दोगे, नीचे √3, तो √3 अगर ऊपर लगा दोगे और नीचे भी √3, तो ये 3 चौके 12 और 4 √3, यानी कि ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ये सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, और इस वीडियो में 30 तक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, और उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के एक अन्य समांतर जीवा भी खींची जाती है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? चलो देखो, बहुत ध्यान से बात समझना। ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, इसमें ये कह रहा है पहले कि देखो, जो पहला जीवा खींचा गया है वो 42 सेंटीमीटर का है, तो 42 सेंटीमीटर जो होगा, जो बड़ा है वो डेफिनेटली सेंटर के पास का होगा। मान लो यहाँ पे अगर सेंटर इसका मैं बना दूं, तो इसके पास में जो खींचा जाएगा वो बड़ी होगी, और जो इससे दूर खींचेंगे वो छोटी होगी। तो दूर वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो, दूसरी साइड अगर आप ड्रॉ करोगे तो बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें न्यूनतम दूरी बतानी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो डिस्टेंस बताना है वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है। सॉरी, यहाँ मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है, इसीलिए हमें एक ही साइड रखना पड़ेगा सेंटर के। दूसरी साइड बनाओगे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और एक की लंबाई 42 है। यहां से मान लो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और यहां से ये खींच दूं और यहां से ये, तो आप देखोगे कि इसमें जो ये हो गया सेंटर, मान लो ओ, चलो मैं दूसरे कलर से बता देता हूं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो CD है, और आपको CD बताना है। CD कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे OD में से अगर मैं OC को माइनस कर दूं तो ये CD निकल आएगा। तो OD और OC आपको निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। अब इसमें देखो, ये दोनों तो रेडियस ही है, OA और OB दोनों ही रेडियस है, और इसमें व्यास अगर 58 है तो रेडियस 29 होगा। ये 29 हो गया, सॉरी, और ये भी 29 हो गया। ठीक है, और इसमें आपको हाफ हाफ भी हो जाएगा। देखो, जैसे पूरा ये बड़ा वाला जो आपके पास जीवा है उसकी लंबाई है 42, तो उसका आधा कितना होगा? 21। ये जो मैंने लिखा है ये 29 लिखा है। ठीक है, और आधा देखो ये 21 होगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? ये 40 है तो 20 होगा। और आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 20, 21 और 29 का। ठीक है, तो पहले वाले ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल का मतलब मैं बात कर रहा हूं, देखो कौन सा,
ये जो ट्रायंगल है आपका ओ ए और सी, इसमें देखो एक ही, एक अगर 29 है, एक 21 है, तो एक कितना आ जाएगा 20। फिर आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल की अब मैं बात कर रहा हूं, ओ बी और डी में, इसमें एक आपके पास 20 था, एक 29 था, तो एक आएगा आपके पास ये पूरा 21। ठीक है, और फिर इन दोनों का आपको डिफरेंस बता देना है, तो 21 में से 20 को माइनस करोगे तो ये एक आ जाएगा। एक का मतलब ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जितने भी होमवर्क मैंने दिए हैं, आशा करता हूं कि आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सही आंसर को लिखेंगे वहां पर। ठीक है, लेकिन हैशटैग एनके मैथ्स लिखने के बाद ही आपको लिखना है। ठीक है, अलग नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। ठीक है।